आप अगर कुछ अलग करते हो तो 4 सवाल तो उठते ही हैं, चाहे वो अवार्ड लेने से हो या काम को आगे अच्छा प्रेज़ेंट करने में हो या अच्छे लोगों से मुलाकात करने पे हो। तो कहीं न कहीं ये भेदभाव तो फ़ील होता ही है कि लड़की है शायद इसको अवार्ड मिल गया, लड़की है शायद इसलिए आसानी से इससे मिल लिए। वहाँ पे आपका टैलेंट, आपका हुनर कहीं न कहीं छिप जाता है, तो ये सुन के तो दुःख होता ही है। मेरी आँखों के सामने ही टाइगर की पूँछ को हिला-हिला के देख रहे हैं, टूटी कि नहीं टूटी। जैसे ही वो उसमें की आवाज़ आई, अरे भई ये टूट गई। तो ऐसा लगता है जैसे उनकी सोल को ना सैटिस्फैक्शन मिल रहा है टूटने पर। ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल है, तो किसी न किसी मीडियम में तो बने ही हैं, पत्थर के तो हैं नहीं कि नहीं टूटेंगे। कि प्रतिभा या प्रशिक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग तो मेरी नितिन गडकरी जी से रही थी मुलाकात और उनके साथ बातचीत करने पर एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी मंत्री से बात कर रही हूँ। बहुत ही साधारण व्यक्तित्व हैं वो, बहुत ईज़ी इंसान है वो और सबसे अच्छी बात क्या है कि उनको पता है कि उनको क्या करना है। उनको मंत्री पद मिला हुआ है लेकिन उनको एग्ज़ैक्टली पता है कि उनको देश के लिए क्या करना है। एक लड़की जो चंडीगढ़ जाती है फैशन डिजाइनिंग करने और वापस लौटती है मूर्तिकार बनकर। जहां लोग 9 से 6 की नौकरी ढूंढते हैं, वहीं अपने मन और कला का काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब आप एक लड़की हो तो ये मुश्किलें और बढ़ जाती है। आज हमारे साथ है एक ऐसी मूर्तिकार जिन्होंने बीकानेर को एक नए तरीके से सजाने संवारने का काम किया है। आज बीकानेर का रेलवे स्टेशन हो या पब्लिक पार्क, उनका कायाकल्प इन्हीं के हाथों का कमाल है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है मूर्तिकार रुचिका जोशी। नमस्कार, मैं योगेश राजस्थानी, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। रुचिका जी, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। आप यहाँ से गए चंडीगढ़ जी। और फैशन डिजाइनर बनना चाहते थे, हुँ, और अब जब वापस लौटे तो आप हुँ, मूर्तिकार बन के आए। जी। तो ये इंटरेस्ट कैसे चेंज हुआ आपका? इंटरेस्टिंग कहानी है वैसे तो। गई तो मैं नो डाउट फैशन डिज़ाइनर ही बनने गई थी। क्योंकि 9-10 से वो लैक्मे फैशन वीक्स देखना और वो ग्लैमर हमेशा सबको अट्रैक्ट करता है। ग्लैमर फ़ील्ड ही ऐसी है। तो मुझे भी लगा कि हाँ, मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर सकती हूँ क्योंकि क्रिएटिव थी काफ़ी। बट वही है ना कि 8th, 9th, 10th के अंदर आपको पता नहीं होता कि आपके गोल्स क्या हैं। तो हमारे एक दीदी थे, उनके हस्बैंड नेवी में थे। अच्छा। और वो देश-विदेश की यात्राएँ करती रहती थी। तो उन्होंने मम्मी को बोला कि इसको फैशन डिज़ाइनिंग कराओ, निफ्ट में इसका एडमिशन करा दो। निफ्ट में एडमिशन लिया बट वो बहुत महँगा था। एंट्रेंस टेस्ट भी था, सब कुछ क्लियर किया। लेकिन साल 2 साल के बाद समझ में आने लग गया कि फैशन डिज़ाइनिंग बहुत एक्सपेंसिव कोर्स है। इसके बारे में मैंने पहले भी ज़िक्र किया है। आप साधारण जो मिडल क्लास फैमिली के लोग हैं, वो इतना प्रेशर नहीं झेल सकते क्योंकि वहाँ पर हर प्रांत के बच्चे आए हुए हैं। और सब अच्छे-अच्छे घरों से आए हैं क्योंकि ग्लैमर बनी ही पैसे वालों के लिए है हाँ, ना? ये भी है। तो साधारण व्यक्ति उस फ़ील्ड में नहीं घुस सकता और वो घुस जाएगा तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो डिप्रेशन भी आया धीरे-धीरे, बट वो ये घूमने का शौक रखती हूँ, म्यूज़ियम्स, आर्ट ये सब अच्छा लगता था। तो एक दिन सेक्टर 10 के अंदर म्यूज़ियम है, चंडीगढ़ के अंदर, वो देखा और वहाँ पे जस्ट पास में ही गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट था। वहाँ पे कुछ सीनियर्स को स्टोन कार्विंग करते हुए देखा और काफ़ी देर वहाँ पे बैठी भी तो ऐसा लगा जैसे हाँ, ये मेरे लिए है। इसमें मैं अच्छा काम कर सकती हूँ क्योंकि क्रिएटिव थी प्लस काम कर चुकी थी फैशन डिज़ाइनिंग में 2 साल बिता चुकी थी अपने और ड्राइंग पेंटिंग सब अच्छी थी मेरी। तो मुझे लगा ये मैं ईज़िली ले लूँगी और सबसे बड़ी बात मुझे अट्रैक्ट क्या किया कि उसकी फ़ीस कम थी। अच्छा। क्योंकि फैशन डिजाइनिंग की हाँ, तो बहुत ज़्यादा थी। फैशन डिज़ाइनिंग के लाख रुपए तो फ़ीस ही थी। अच्छा। फिर आपका हॉस्टल, 1 लाख के करीब आपका हॉस्टल, ये सिर्फ़ मैं साल की बात कर रही हूँ। उसके बाद कपड़े लाओ, दिल्ली जाओ, नेहरू प्लेस से फैब्रिक लेकर आओ, फैब्रिक से भी काम नहीं चलता, उसके साथ उसकी एक्सेसरीज़ भी चलती है क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग में टो टू हेड सब कुछ आपको एक्सपेंसिव और ग्लैमर चाहिए। कई बार आपकी क्रिएटिविटी इतनी अच्छी होती है, जैसे सुष्मिता सेन ने सॉक्स पहन के भी वो मिस वर्ल्ड बन गई थी, बट ये लक सबके साथ काम नहीं करता ना। तो सबसे पहले देखा ना कि यार फीस बहुत कम है इसकी। साल के 5-10 हज़ार रुपए शायद फीस थी बस और हाँ, 1 लाख से सीधा 5,000। 5-10 हज़ार रुपए और उसके बाद हॉस्टल बिल्कुल ही 5,000 रुपए आपको सिक्योरिटी देनी है। उसके बाद आपको रहने के लिए कोई पैसा नहीं देना, बस आपका एक मेस बिल होता है जिसमें आप जो खाएँगे उतना आपको पे ओह! करना है। और हम 2006-7 में कितना उस समय तो इतनी महँगाई भी नहीं थी, तो कितना मैक्सिमम ₹1000 का बिल आता था मेरा मंथली का अच्छा। और कॉलेज हम पैदल जाते थे।
क्योंकि ना तो उस समय इतनी एसी की आदत थी, ना ही इतने साधनों की आदत लगी हुई थी। पैदल जाना और साथ में कुछ घूमते-फिरते, क्योंकि चंडीगढ़ है तो हरा-भरा शहर, तो कभी कोई दिक्कत आई ही नहीं। तो इंटरेस्ट मेरा ऐसे उसमें बदला कि वो सस्ता है। सस्ता तो एक पार्ट मान सकते हैं उसका। हाँ, पर दूसरा जो उसमें स्कल्पचर है, मिट्टी के अंदर काम करना, उसकी मोल्डिंग करना, उसके अंदर कैरेक्टर को निकालना, ये मुझे बहुत इम्प्रेस किया था। क्योंकि पोर्ट्रेट बनाना और पोर्ट्रेट के बाद उस सामने वाले व्यक्ति को बिल्कुल एज़ इट इज़ हूबहू उसको उसके अंदर निकाल देना, ये मुझे ऐसा लगा कि कपड़े काटने से ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग है। है ना? कहाँ आपको मखमल मुलायम कपड़ों में मूल में खेलना और था और कहाँ कहाँ मिट्टी आप के मिट्टी में आ गए, अंदर। वो ज़्यादा अच्छा था। मिट्टी वाला। हाँ, मिट्टी वाला ज़्यादा अच्छा है। ये आर्ट की जो आप में भावना है या आर्ट का तरफ जो इंटरेस्ट है वो बचपन से ही था? वो बचपन से ही था। मतलब मैं 3rd क्लास में थी और उस वक़्त मैंने एक मैगज़ीन से देखकर एक मेंढक बनाया था, अच्छा। जिसके लिए मुझे मार भी बहुत पड़ी थी। स्कूल में लगता था कि बड़ों से बनवा के लाती हूँ और दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करती हूँ। बट मुझे जब दोबारा बनवाया गया प्रिंसिपल के सामने, मैंने एज़ इट इज़ दोबारा बना दिया। तो फिर मेरी मम्मी को लगा कि हाँ, इसका आर्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा है। पढ़ाई में भी एवरेज थी मैं और कभी आज तक फेल नहीं हुई हूँ और अच्छे परसेंटेज से पास होती थी। बट जैसे ही छुट्टी का मौका मिलता था, मैं अपने कलर पेंट लेके बैठ जाती थी। पर पेरेंट्स ने कभी सवाल नहीं उठाए। जितना जो सामान चाहिए था, वो हमेशा ला के दिया। चाहे वो कलर्स हैं, ब्रश हैं, एक्सपेंसिव भी मँगवाती थी मैं कि मुझे उस उस वक़्त टाइम वही करना था। देखो आप 2000 और 98 के अंदर आप कैमलिन के अगर आप ब्रश माँग रहे हो, तो सोच के देखो आप क्या डिमांड कर रहे हो। स्टैडलर वग़ैरह तो अभी हमें पता चले हैं। उस वक़्त हमारे लिए यही बहुत महँगे थे। फैबर कास्टल ये बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड लगते थे हमें, पर मुझे मिलते थे। जब आपने चंडीगढ़ में फैशन डिजाइनिंग छोड़ के आप आ गए मूर्तियाँ बनाने में, बिल्कुल। तो उस टाइम घरवालों ने कोई रिएक्शन उनका कोई खास? हाँ, एक बार पूछा था कि इसको क्यों चुना? तो मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट इसमें है। तो ज़्यादा सवाल-जवाब नहीं किए कि ठीक है, तुम्हें आराम से 10 साल दे रखे हैं, तुम्हें जो करना है तुम करो। कभी सवाल नहीं पूछे मुझे। अच्छा, हमेशा ये बाउंड्री पहले ही तय हो चुकी थी 10 साल वाली। हाँ, कि तुम्हें जो करना है तुम करो। और कभी मुझे बाउंडेशन जैसा फ़ील ही नहीं हुआ और कभी मुझसे ये नहीं पूछा गया कि तुम क्या बना रही हो, क्यों कर रही हो, कैसे कर रही हो? लेकिन हाँ, हमारी सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं, उसमें सवाल ज़रूर उठते थे क्योंकि मम्मी-पापा तो कुछ कहते ही नहीं थे। बट वो उनका जो कहना था कि मम्मी को बोलते थे कि ये क्या कोर्स करवा रही है? इसमें क्या स्कोप है? इसको बीएड करवा दे, इसको बीए करवा दे, बैंक की नौकरी लग जाएगी, कोई कॉम्पिटिशन करवा दे, टीचर बन जाएगी। तो मम्मी बोलती कि कोई बात नहीं, इसको इसका समय लेने दो, ये जो भी कर रही है ठीक ही कर रही होगी। लेकिन सवाल तो बहुत उठे थे। समाज की बात करें और सवालों की बात कर रहे हैं, हुँ, तो अब तो बहुत आधुनिक समय आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो कहीं न कहीं लड़के और लड़की का वो रहता ही है। तो हुँ। उस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ा आपको? लोगों के हुँ। कमेंट्स वगैरह इस तरीके अब के वो कुछ? तो देखो चलता ही रहता है। अब आप ये हमारी जो सोसाइटी है वो मेन डोमिनेट सोसाइटी है और वहाँ पे आप अगर कुछ अलग करते हो तो 4 सवाल तो उठते ही हैं। चाहे वो अवार्ड लेने से हो या काम को आगे अच्छा प्रेज़ेंट करने में हो या अच्छे लोगों से मुलाकात करने पे हो। तो कहीं न कहीं ये भेदभाव तो फ़ील होता ही है कि लड़की है शायद इसको अवार्ड मिल गया, लड़की है शायद इसलिए आसानी से इससे मिल लिए। वहाँ पे आपका टैलेंट, आपका हुनर कहीं न कहीं छिप जाता है। तो ये सुन के तो दुःख होता ही है कि ऐसा नहीं है, लड़की हूँ इसलिए नहीं हूँ। भई मेहनत क्रिएटिव की है हूँ, मैंने। मेहनत करी है, बराबर मेहनत करी है। देखो एक मज़दूर भी काम करता है, कुंडे सारा दिन ढोता है वो। मेरे ख़्याल से करीबन-करीबन दिन के 50 कुंडे वो ढो लेता है ना? तो क्या उसकी रिस्पेक्ट कम हो गई? कहलाता तो वो मज़दूर ही है और वैसी ही मेहनत हमारी फ़ील्ड में भी है। आप देखें कि स्कल्पचर जो बनता है, उसकी आप स्टार्टिंग प्रोसेस जो आप देखते हैं ना, उसमें आयरन के साथ वेल्डिंग करना, फिर आर्मेचर बनाना, फिर मिट्टी में काम करना। पानी में तो हम वैसे ही थक जाते हैं, तो मिट्टी भी गीली होती है, हाथों से उसको तैयार करते हैं, दर्द भी आता है, कमर में भी बेंड आता है। बहुत सारी मेडिकल इश्यूज़ भी होते हैं, लेकिन आप मेहनत तो कर ही रहे हो ना। ऐसा नहीं है कि आप लड़की हो तो आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है। आप मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत का फल मिल रहा है आपको। तो लेकिन लोग इस ये नज़र से देखते हैं कि हो हाँ, सकता है कि पर ये पता शायद धीरे-धीरे लोगों का नज़रिया बदल जाए अब। ऐसी उम्मीद तो है ही। उम्मीद तो है ही। और पहले देश से काफ़ी बदल रहा फ़र्क है, भी आया है चीज़ों में। बहुत फ़र्क आया है, देश बदल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो चेंजेस तो आएगा डेफ़िनेटली। ये हम अपने शहर में बात कर रहे हैं, बड़े शहर में जाओ वहाँ पे कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई जेंडर आपको जजमेंट नहीं है। आप बेखूबी काम कर सकते हैं। आज देखो ना द्रौपदी मुर्मू महिला ही तो है। हाँ।
कल्पना चावला भी तो महिला ही थी। ऐसे वो तो हमें हज़ारों उदाहरण मिल हज़ारों जाएँगे। उदाहरण हैं, तो गई तो है ना वो। तो वैसे ही हम धीरे-धीरे चेंज, पर छोटे शहरों में आज भी ये दिक्कत है कि कोर्स वही कराया जाए जिसमें जॉब मिल जाए। हम हमेशा जॉब की तरफ ही भागते हैं, तो वही 9 कुछ से नहीं। 6। वही 9 से 6, और लड़की के लिए तो स्पेशली बैंक में जाओ, सीट पे बैठो, अपना काम करो, घर आ जाओ, शाम को बच्चे, फैमिली सँभालो और फिर दूसरे दिन उसी काम पे लग जाओ। सुबह का काम करके जाओ, टिफ़िन बना के लेके जाओ। तो ये लाइफ़ मुझे तो नहीं चाहिए। तो इसमें तो कोई टाइम की कोई वो है ही नहीं, सुबह कब काम काम शुरू किया आपने और कब तक चलता है, ऐसा इसमें कोई? आपके मन मुताबिक काम है। अब कहते हैं ना कि बचपन से ही आर्टिस्ट टाइप की फीलिंग रखी है, और मेंटली भी मैं इस फील्ड की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा था। अपनी मर्ज़ी की मालिक रही हूँ मैं शुरू से। क्या मैं दबाव नहीं बर्दाश्त कर सकती, स्ट्रेस नहीं ले सकती मैं। तो इस काम में मुझे मज़ा आता है। ये मेरे लिए एज़ अ मेडिटेशन है। लोग बोलते हैं कि हम ध्यान लगाते हैं, माला फेरते हैं। मेरे लिए तो यही माला है। अब मैं इसमें काम करती हूँ तो मैं पूरी दुनिया भूल जाती हूँ, और मुझे पता ही नहीं चलता कब घंटों निकल गए। तो मेरे लिए मेडिटेशन हुआ है, सुकून मुझे वहाँ मिलता है। जब आप ये काम करते हो तो आपको सुकून मिलता है। बिल्कुल। लेकिन जब आप इसको एज़ ए बिज़नेस करते हैं और हुँ, कला हुँ। के लिए तो वैसे भी कहा जाता है कि आर्टिस्ट अपने मूड में होता है तभी बनाता है। हुँ, हुँ। लेकिन कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उसकी तो फिर डेडलाइन भी होती है कि हमें इस तारीख तक वहाँ ये काम करना है। हुँ, हुँ। तो उससे फिर वो नहीं होता कि प्रेशर आ जाए कि ये हुँ, काम हुँ। तो हमें इस महीने में तो करना ही करना है या 2 महीने में 30 मूर्तियाँ देनी है, तो उस तरीके का प्रेशर तो होता ही होगा फिर? अब ये देखो ना, यही तो क्रिएटिविटी है। आप बिना प्रेशर के भी काम कर रहे हो। होता ये है कि प्रोजेक्ट मिलते हैं तो प्रेशर दिमाग पे आता है। लेकिन जब हम धीरे-धीरे अधिकारियों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके काम के बारे में बताते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ, ये सुकून से और तसल्ली से करने वाला काम है। तो फिर धीरे-धीरे बॉन्ड इतना अच्छा हो जाता है कि फिर मुझे प्रेशर नहीं आता। फिर मैं आराम से काम करती हूँ, और आज तक तो मुझे प्रेशर मिला नहीं, आगे का मुझे मालूम नहीं। आप 2006 में शायद इसको शुरू कर दिया था और 2019 में प्रॉपर। 2006 से तो मेरी स्टडी स्टार्ट हुई थी, अच्छा, हायर एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं, और 12 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था चंडीगढ़ से। फिर उसके बाद शादी हुई, बच्चा हुआ, तो 4-5 साल तो उसी में ही निकल गया। 2016 में मुझे रियलाइज़ हुआ, एक्चुअली मेरी मम्मी को रियलाइज़ हुआ था। अच्छा। इस सारी कहानी के पीछे अगर मैं श्रेय देती हूँ ना, तो मेरी मम्मी का देती हूँ। क्योंकि उनके बहुत बड़े सपने थे। वो बहुत छोटे शहर से, गंगानगर से हैं वो, और सिंपल एजुकेशन हुई है। फिर बचपन में ही, उस समय 16-17 साल की उम्र बहुत में जल्दी शादी हो शादी हो जाती जाती थी, थी। और छोटी उम्र में हम 3 भाई-बहन हैं, हो गए। लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। वो खुद एनसीसी की स्टूडेंट रही हुई हैं, और ड्राइंग उनकी बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने अपने सपने हम तीनों बहन-भाइयों में जिए, और स्पेशली मुझ में ज़्यादा जिए। क्योंकि जब मैं बचपन में ड्राइंग करती थी ना, तो उनको लगता था कि मैं उन्हीं का ही रूप निकल के आ गई। उन्हें ड्राइंग का शौक था? हाँ, उनको ड्राइंग का बहुत शौक था। कढ़ाई, बुनाई, उनके हाथ में बहुत फिनिशिंग थी। अच्छा। और जब मैं चंडीगढ़ फैशन डिज़ाइनिंग करती थी, तो मेरी एम्ब्रॉयडरी का काम सारा वही करती थी, क्योंकि उनका हाथ बहुत साफ था। तो वो कहते हैं ना, माँ ने अपने सपने अपने बच्चों में जिए, और उन्होंने जो सोचा था उन्होंने करके दिखा दिया। उन्होंने मैं 9th क्लास में थी, और उन्होंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था अमृता शेरगिल के बारे में। अच्छा। अमृता शेरगिल बहुत प्रख्यात चित्रकार रही हैं, और शायद उनके बारे में मेरे पास शब्द भी नहीं है, मैं बोल भी नहीं सकती उनके बारे में। तो मम्मी ने उनके बारे में पढ़ा, तो मम्मी कहती तुझे तो अमृता शेरगिल बनाऊँगी। तो मैं कहती थी ये कैसे बनाओगे? तो उन्होंने बोला नहीं तू कर। तो उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, और बाद में जब मेरा बेटा हुआ तो उन्होंने बोला कि पढ़ाई भी खत्म कहाँ हुई है, अभी तो और पढ़ो। तो मैंने कहा निकलना बहुत मुश्किल है घर से। कहती मैं निकालूँगी, मैं सपोर्ट करूँगी। तो मैं जयपुर गई, तो कॉलेज की फ़ीस भी ज़्यादा थी, क्योंकि अब वो कॉलेज प्राइवेट हो गया था। चंडीगढ़ तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ी, अच्छा। और जयपुर में आईसीजी से मैं पढ़ी हूँ। गिरिराज शर्मा मेरे टीचर रहे हैं, और आज उन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो मेरी ज़िंदगी वापस 2016 में ज़ीरो से स्टार्ट हुई। अच्छा, वो शादी के बाद पूरा गैप आ गया उसके पूरा बाद? गैप आ गया, हाथ की प्रैक्टिस छूट गई, क्योंकि आर्ट तो देखो प्रैक्टिस का खेल है। आप इसमें प्रैक्टिस करते रहोगे, आप परफेक्ट रहोगे। जैसे ही प्रैक्टिस छूटी, आप पीछे रह गए। तो 2016 में वापस ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, और गिरिराज शर्मा सर एक ऐसे गुरु हैं, जिनके बारे में मैं जितने शब्द बोलूँ उतने कम हैं। इतने सुलझे हुए, और वो समझ गए थे कि ये शादीशुदा लड़की है। दोबारा से इसको ट्रैक पे लाना थोड़ा-सा मुश्किल काम है, लेकिन वो लेकर आए। उन्होंने बहुत ही आराम से, प्यार से मुझे समझाया, बहुत
बहुत गहरा ज्ञान दिया उन्होंने मुझे, और मैं ये कर गई, और मम्मी का पूरा सपोर्ट था। लेकिन जैसे ही मुझे अवार्ड मिला मुझे, अब अवार्ड भी मैं कोई अवार्ड लेने की मंशा से मैंने अपना वहाँ पे काम सबमिट नहीं कराया था। मेरा काम जो था वो ब्लू पॉटरी मटीरियल के अंदर था, और वो टूटने का डर था। तो मैंने कहा वो टूटे नहीं, इसलिए मैं वहाँ पे रख कर आ गई, और लकीली मेरा अवार्ड निकल गया। ये कौन सा अवार्ड था? ये स्टेट अवार्ड था, अच्छा, ललित कला अकेडमी से। अच्छा, अच्छा। हाँ, और एक महिला मैं थी, बाकी 9 पुरुष थे। तो मेरा जो काम था उसकी फ़ोटोग्राफ ब्रोशर के फ्रंट पेज पे भी छपी थी। हाँ, वो कटिंग देखी थी हमने। हाँ। हाँ, तो सडन ये जब अवार्ड निकला तो ऐसा लगा जैसे दुनिया चेंज ही हो गई। फिर उनको लगा कि हाँ, ये शायद कुछ सही करे, क्योंकि 25,000 रुपए मिले थे मुझे। पैसा तो कुछ भी करवा सकता है ये तो। पैसा तो कुछ भी करवा सकता है, कि अवार्ड से 25,000 मिले तो काम करेंगे तो पता नहीं क्या ही होगा, है ना? तो उसके बाद फिर मैंने जॉब ढूँढने की कोशिश की थी, बट मैं ओवर क्वालिफ़ाइड थी, क्योंकि 5th क्लास तक के बच्चे को आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाना, और मैं स्टेट अवार्ड मेरे को मिल चुका है, मैं मास्टर्स कर चुकी हूँ, तो हुँ। किसी भी स्कूल को ये लगता था कि या तो इनको रख के हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग तो वो मुझे सैलरी देंगे नहीं, और उनकी सैलरी के अंदर मेरे को वो जचेगा नहीं, क्योंकि मैं इतना करके आई हूँ, या कुछ तो मुझे चाहिए। तो जॉब के लिए तो फिट नहीं बैठी मैं। फिर मैंने ब्राह्मण समाज के लिए फ्री में काम किया फुटपाथ पे। वो भी नई चीज़ थी बीकानेर में, कि लड़की ओपनली काम कर रही है मई-जून के महीने में। तो बस वहीं से लाइफ़ चेंज हुई। डीआरएम सर मिले थे मुझे, संजय श्रीवास्तव सर, और उन्होंने बिना पोर्टफोलियो के मुझे ये रेलवे स्टेशन बनाने का काम दिया था। पहला काम आपका रेलवे स्टेशन रेलवे वाले था। स्टेशन का था। फिर धीरे-धीरे काम से काम, अब डीआरएम सर ने काम करवाया। फिर उस वक़्त कुमारपाल गौतम सर थे, उन्होंने स्टेशन पे वो एक गाड़ी का इनॉग्रेशन करना था। वो काम देखा, तो काम देखते उन्होंने बोला कि एक म्यूज़ियम सर्कल पे भी काम लगाया जाए। फिर वहाँ से वो काम, फिर आपको पता ही है, माउथ पब्लिसिटी और काम देख-देख के और काम करने का मौका मिला। बीकानेर में पहले एक चिड़ियाघर हुआ करता था, हुँ, पब्लिक पार्क में, जी, फिर वो बंद हो गया, जी। कोई कारणों से। हुँ, और अब उसके बाहर जो पब्लिक पार्क की वो जगह है, उसमें आपने पूरा एक आर्टिफ़िशियल ज़ू बना दिया। हुँ, तो वो हुँ। जर्नी कैसी रही आपकी? वो बहुत इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि ज़ू मेरा भी देखा हुआ है बचपन में। हम बीकानेर आए और वो ज़ू देखा था मैंने, उस वक़्त मेरे को वहाँ पे शेर देखने को मिला था। अब तो नक्शा ही ख़ैर चेंज हो गया है पब्लिक पार्क का। तो कलेक्टर साहब मुझे ये बोले कि यहाँ पे ज़ू था, इसको कैसे करेंगे? मैंने कहा सर बनाते हैं ना ज़ू, बहुत अच्छा लगेगा। और बनाया तो बच्चों के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ है, वो गैंडा भी देखते हैं वहाँ पे, और हर तरह का जानवर हमने बनाया, 30 जानवर हमने वहाँ पे लगाए। तो काम करते-करते उसमें मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि एनिमल का कैरेक्टर निकालना आसान नहीं होता। और अब गोरिल्ला आपको बनाना है, तो अब गोरिल्ला कहाँ से लाओगे आप? अब वही फ़ोटोग्राफ्स देख-देख के और उसी की स्टडी कर-कर के सारे एनिमल्स बनाए। टीम वर्क था पूरा ये। मेरी पूरी टीम ने पूरा सहयोग दिया, और हमने मिलके ये 2.5 महीने में बनाए थे सारे। तो बहुत अच्छी जर्नी रही है मेरी। जैसे आपको किसी ने कह दिया कि भई हुँ, गोरिल्ला बनाना है, ये एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हुँ, हुँ। तो आप उस पे स्टडी कैसे करते हो फिर? अ, उसकी नेचर को जानते हैं। वही गूगल अच्छा मीडिया है स्टडी करने के लिए। फिर उसके फ़ोटोग्राफ्स, अगर पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे कुछ लोग चिड़िया पे काम करते हैं। हमारी फ़ील्ड में बहुत सारे लोग अलग-अलग टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। तो वो फिर उसकी उसकी लाइव स्टडी करें या तो, या फिर उसकी बुक के थ्रू या किसी पिक्चर्स के थ्रू उसकी स्टडी करें। तो ये एक अच्छी पढ़ाई है ये, आप बना ये मान लो। बनाने के लिए समझना पड़ता है पहले हाँ, उसे। आप ये समझ लो कि अगर आपको एनिमल्स की स्टडी करनी है तो ऑलमोस्ट आप बायोलॉजिकली उसमें बायो सब्जेक्ट के अंदर घुस जाओगे, या कोई एनिमल के अंदर स्टडी करनी है। अभी जैसे हमें बनाने थे ये बर्ड्स बनाने थे, तो हमारे बीकानेर के अंदर जोड़बीड़ भी मैं गई वहाँ पे देखने के लिए, वहाँ पे एनिमल्स आते हैं। तो फिर डूंगर कॉलेज में लेक्चरर हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई, फिर उनका एक पीएचडी स्टूडेंट है, उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने बहुत सारे बर्ड्स के बारे में मुझे बताया। बट वो काम हमने किया नहीं, क्योंकि बर्ड्स को लगाने के लिए एक स्पेस चाहिए, वो स्पेस सेट नहीं बैठा। नहीं, लगाना तो ये आसान है, आपने बना के लगा दिए, हुँ, प्रशासन ने हुँ, पूरा उसका पेमेंट भी कर दिया। हुँ। लेकिन उसके बाद भी वो अगर मैं केवल बीकानेर की बात करूँ तो वो सुरक्षित नहीं है। क्योंकि आप लगा के आते हो, आपकी मेहनत भी लगी है, प्रशासन का पैसा भी लगा है, लेकिन वो थोड़े दिनों बाद किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट देखो गया तो काम जितना ज़्यादा देखो, इसमें जितना आर्टिस्ट इन्वॉल्व है ना, उतनी आम जनता भी इन्वॉल्व है। ये काम हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। अब हम कितना ही देर वहाँ पे बैठ जाएँगे। चाहे मैंने एनिमल्स बनाए, मेरी एनिमल्स के साथ एक भी फ़ोटो नहीं है। कहीं पे भी सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने ही बनाया है वो, तो मैं उसके साथ क्या फ़ोटो खिंचाऊँ? ये मैं बच्चों के लिए बनाया, लोगों के लिए बनाया कि देखो हमारा ये ज़ू। आज के बच्चों को पता ही नहीं है कि बीकानेर में ज़ू होता था क्या?
ये बात है 1992 की। उस वक्त के लोगों को तो सब पता ही है, बुजुर्ग जितने भी हैं हमारे उनको सिटी के पता है। उनको पता है। अब जो बच्चे हो रहे हैं उनको पता थोड़ी है, तो उनको ही तो वो हिस्ट्री रिकॉल कराई गई है। तो अब ये पेरेंट्स की ज़िम्मेवारी बनती है, अब पब्लिक की ज़िम्मेवारी बनती है कि ये हमारे लिए काम हुआ है तो इसकी देखभाल रखना हमारी भी ज़िम्मेवारी है। खाली प्रशासन कितना सारा दिन तो वहाँ नहीं बैठ सकता, या कोई ड्यूटी तो नहीं लगा सकता, पर पब्लिक पार्क में लगी ड्यूटी, मेरे ही कहने पे लगी। अच्छा, हाँ, क्योंकि मेरी आँखों के सामने ही टाइगर की पूँछ को हिला-हिला के देख रहे हैं, टूटी कि नहीं टूटी। जैसे ही वो उसमें की आवाज़ आई, अरे भई ये टूट गई। तो ऐसा लगता है जैसे उनकी सोल को ना सैटिस्फैक्शन मिल रहा है टूटने पर। ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल है, तो किसी ना किसी मीडियम में तो बने ही है, पत्थर के तो है नहीं कि नहीं टूटेंगे। ऐसी चीज़ें तो सारी आर्टिफिशियल मीडियम में ही बनेंगी। तो ये हमारी ज़िम्मेवारी बनती है कि हम उसका ध्यान रखें, क्योंकि ये हमारे लिए बने हैं। हमारा शहर सुंदर दिख रहा है ना, आज हम कहीं जाते हैं और बात बीकानेर की आए, तो कहने बीकानेर तो बहुत सुंदर स्कल्पचर्स लगे हुए हैं, बीकानेर बहुत सुंदर है, पेड़-पौधे हैं, हरियाली है, साफ-सुथरा है। तो आपको अपने आप में प्राउड फील होना चाहिए। यूँ थोड़ी ना चाहिए कि अरे मैं तो उस योगा को तोड़ कर आया था और आज मेरे शहर की अच्छाइयों के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो ये लेकिन कुछ बराबर लोग हैं जिनको शायद मज़ा आता हो उसमें। मज़ा आत देखो अवेयरनेस की कमी है, लेकिन हम खुद ही चल-चल के उसको तोड़ेंगे, तो कैसे चलेगा? अब इसमें ना तो आर्टिस्ट की गलती है, ना प्रशासन की गलती है। गलती हम आम जनता की है। क्योंकि मैंने देखा है कि वहाँ जो जानवर के जो बने हुए थे वो इधर हुँ। योगा वाले हुँ, हुँ। और यूनिवर्सिटी के सामने वो बच्चों वाले भी बने हुँ, हुए हैं। हुँ। सब में कहीं न कहीं तो क्रैक आ ही गया। लगभग सब गायब ही हो गए, लोग उठा के ले गए। मेरे सामने ट्रक में डाल के ले गए। बच्चे को खींचा और ट्रक में डाला और ले गए, क्या घर पे लगाएँगे, खेत में लगाएँगे? ये तो सोच है। अब वहाँ इस सोच को कैसे बदलें बताओ आप? बहुत समय लगेगा। तो वहाँ कैमरे वगैरह की व्यवस्था नहीं की है पहले से? डर किसको लगता है? यहाँ हाँ, पे लोगों को राज का डर नहीं है। सही बात है। हाँ, लोग डरते नहीं ना, क्योंकि सबको लगता है कि हमारे पास कोई पावर है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो प्रशासन से हो, कहीं से भी हो, तो वो डर नहीं है यहाँ पे। जिस दिन डर आएगा उस दिन लोग अपनी फ़िक्र करने लग जाएँगे। डर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो खुद ही ये देखो सोचे कि ये हाँ, हमारे लिए ही अवेयरनेस है। ज़्यादा हाँ, है। मैं हाँ। कहती हूँ डर से मत रहो आप। डर के आगे क्या है? आप आज डर रहे हो, कल कोई और आ जाएगा, आपका डर निकल जाएगा, फिर आप तो कोई लेकिन आपके अंदर अवेयरनेस जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। आप जागरूक हैं, तो फिर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कितने कैमरेज़ लगे हैं, कितना क्या है। आपको पता है कि ये हमारे लिए लगे हैं, हमारे बच्चों के लिए लगे हैं, हमारे शहर के लिए लगे हैं। बस बात वहीं आके ख़त्म हो जाती है। आपने अभी आखातीज के आस-पास अभी एक और स्टैचू लगाया था। हाँ, पिछले साल लगा था। हाँ। हुँ। तो उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? क्योंकि वो देख के लगता है कि हर व्यक्ति ने ऐसा एक पल जिया होगा। हाँ, वो उसमें जो बेटा है वो मैंने अपने बेटे की फ़ोटो से ही उसको बनाया है। अच्छा, अच्छा। हाँ, और जो पीछे गुड़िया है, वो हमारे नॉन में है, उनकी बच्ची है वो। तो इन दोनों को मैंने लाइव खड़ा करके बनाया था। और पतंग का ऐसा है कि मैंने देखा है कि पतंग का यहाँ पे हर किसी को शौक है। आखा तीज है मतलब एक त्योहार अलग ही है ये, और हर किसी के ब्लड में समाया हुआ है ये। हाँ, यहाँ तो 7-8 दिन पहले शुरू हो जाता है और ज़्यादातर उसके वो बाद तक चलता है। हाँ, म्यूज़िक लगाना मतलब आप ये समझ लो कि कितना भी बुज़ुर्ग है, चाहे वो 80 प्लस हैं, 90 प्लस हैं, उनके अंदर वो जुनून है। चाहे उनसे चला नहीं जा रहा है, लेकिन तो भी वो कहेंगे यार एक बार भाई लो पतंग तो ले रहा, एक बार ऊपर तो ले ही ऊपर जा। तो देख दिखा दे किसको मौल है। हाँ, तो वो चीज़ें यहाँ ये इमोशंस हैं एक्चुअली। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये आर्ट है, ये इमोशन है, जो हर किसी को कनेक्ट करता है एक-दूसरे से। तो इसलिए शायद उसको देख के वो फीलिंग आती है। मुझे जैसा पता है कि उसके लिए कोई कारीगर नहीं आया था, तो आप खुद ही लगाने चले गए थे उसको। उस दिन अमावस्या थी, मुझे मालूम नहीं था और सुबह से शाम हो गई 5 बजे के बाद आपको पता है लेबर नहीं मिलती है। लेबर की एक दिहाड़ी होती है सुबह 9 से लेके 5 बजे तक, उसके बाद करेगा तो वो एक्स्ट्रा दिहाड़ी लेगी। ख़ैर ये सब नॉलेज मुझे काम करते-करते ही मिला। तो उस दिन अमावस्या थी, अब सामान हमारे पास सारा कुछ था, तो मैंने कहा क्या करना है, ईंट ही तो लगानी है, क्या समस्या है? वो नींव खोदता है, वो देखा तो है ही ना देखा कंस्ट्रक्शन हाँ, तो वो ऑब्जर्वेशन तो एक आर्टिस्ट के अंदर अपने आप इनबिल्ट ही होती है। तो मैंने कहा नींव खोद के ईंटें तो लगानी है, सीमेंट बजरी का घोल तैयार करना है, क्या बड़ी बात है। तो मेरे साथ मेरी टीम के लोग थे, हमने मिलके ही वो लगा दिया वहाँ पे और प्लास्टर-व्लास्टर करा के उसको सेट करके उस दिन हमने अच्छे से उसको लगा दिया। तो लगा कि बहुत बड़ा खेल नहीं है ये, छोटा काम है तो हम लगा सकते हैं। वो देखते-देखते आ गया कि हाँ, हाँ, वो ऐसे ही करना आइडिया आ गया। होता है। योगा भी हमने खुद ही रात को लगाए हैं। इवन मैंने अच्छा, खुद सीमेंट बजरी घोल के करनी चलाई है वहाँ पे, हमने खुद मसाला घोल-घोल के डाल के लगाया। क्योंकि दिन में तो पॉसिबल नहीं है ना, दिन में तो ट्रैफिक दिन बहुत में है, तो डिवाइडर पे काम करना रिस्की है। तो हाँ, ये सारे काम हम रात को ही करते हैं।
चाहे एनिमल्स भी हमने रात को ही लगाए हैं। दिन में तो लोग गीला होता है मसाला, तो वो टिकता ही नहीं। इतने बड़े काम के लिए टीम की ज़रूरत तो होती है। बिल्कुल। अभी कितने लोगों की टीम है आपके पास? अभी तो फ़िलहाल मेरे पास है 7-8 लोगों की टीम है। सबका अपना-अपना फ़ील्ड है। जैसे कोई कास्टिंग में अच्छा है, तो कोई मोल्ड देने में अच्छा है, कोई कारीगर अच्छा है, एक वेल्डर है हमारे पास, तो सब काम सबको बाँटे हुए हैं। तो सब अपने-अपने हिस्से का काम करते हैं। जब ज़रूरत लगती है तब कारीगर बढ़ा देते हैं, जब लगता है कि अभी ज़रूरत नहीं है तो उस हिसाब से रखते हैं। कोई फिक्स नहीं नहीं है, फिक्स नहीं है, प्रोजेक्ट के हिसाब से। प्रोजेक्ट के हिसाब से। आपने 1 डेढ़ साल फैशन डिज़ाइनिंग की, हुँ, तो वो जो 1 डेढ़ साल का जो अनुभव है, हुँ, हुँ। वो कितना काम आ रहा है अब आपकी? काम तो आ ही रहा है। ऐसा नहीं है कि वो फ़िज़ूल ही चला गया। फ़ैशन डिज़ाइनिंग करी तब समझ में आया कि डेप्थ क्या होती है, ड्रेपरी क्या होती है। तो वही सेम चीज़ जब मैंने ये स्कल्पचर बनाना सीखा, तो मेरे लिए ईज़ी हो गया था। अब स्कल्पचर में भी क्या है, क्ले के अंदर सारी चीज़ सिखाते हैं, आँख, नाक, कान, डेप्थ सिखाते हैं, ड्रेपरी सिखाते हैं, 4 साल की डिग्री है। तो एक छोटे से ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं हम लोग और फिर करते-करते हम लाइफ स्टडी पे आ जाते हैं, पोर्ट्रेट बनाने लग जाते हैं। तो उस टाइम पे जो फ़ोल्ड्स जो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में सीखा, जितना भी मेरा 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस रहा है, वो मैंने वहाँ पर अप्लाई किया। जैसे कभी मॉडल के साथ ड्रेपरी बनानी होती थी, तो वहाँ पे मेरे क्या हाथ जल्दी बैठता था। वो ऑब्ज़र्वेशन जो मैंने वहाँ पे करी, वो मेरे वहाँ दूसरी मेरी स्कल्पचर फ़ील्ड में बहुत काम आई। कलर कॉम्बिनेशन में भी काम आता है? हाँ, कलर कॉम्बिनेशन में भी। स्कल्पचर्स पे कलर कैसे करने हैं, कैसे उसको दिखाना है, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि कलर अगर सही नहीं हो तो वो सारा हुँ, बनाया हुआ फिर वो इतना अट्रैक्टिव लगता ही नहीं है। हाँ, दोनों मैं तो ये कहती हूँ दोनों फ़ील्ड सिमिलर हैं, चेंज कुछ भी नहीं है। बस ठीक है, वो कपड़ा है और वो मूर्ति है, तो कहीं न कहीं जुड़े हुए तो आर्ट से ही है ना, क्योंकि इन सब कामों का बेस आपकी आर्ट है, आपकी ड्राइंग है। ड्राइंग अच्छी है, फिर उसके बाद आपका कलर सेंस अच्छा है, तो आप कोई भी फ़ील्ड में अच्छा काम कर सकते हो। मैं अगर आपसे सीधा-सीधा पूछूँ कि एक मूर्ति बनानी है, तो उसका शुरू से लेकर लास्ट तक क्या प्रोसेस रहता है? मूर्ति किस तरह की बनानी है? क्योंकि स्कल्पचर में मूर्ति 2 तरह की है। एक तो 3D हुँ, जिसको हम पोर्ट्रेट देखते हैं या कोई स्टैचू देखते हैं या आप रेलवे स्टेशन वाला काम देख लो। एक होता है रिलीफ आर्ट हुँ, जो हमने वेटिंग रूम के अंदर किया है। रिलीफ यानी उभरा हुआ। हाँ, तो अब डिपेंड करता है आपके काम कैसा है, आपको काम कैसा करना है। खाली हल्का काम करना है, उसमें भी आपको बहुत सारे ऑर्नामेंट्स भी दिखाने हैं, डेप्थ दिखानी है, रॉयल्टी दिखानी है। तो प्रोसेस दोनों का अलग-अलग होता है। पर हाँ, इसमें 3D में काम करना है तो आपको पहले जैसे हमारे शरीर आप ये समझ लीजिए स्कल्पचर बनाना मतलब हम अपने आप की ही स्टडी कर रहे हैं। हमारी शरीर है, हमारे शरीर के अंदर हड्डियाँ हैं, हड्डियाँ एक-दूसरे से कनेक्टेड है, जिसको हम स्केलेटन बोलते हैं। फिर उसके ऊपर लेयर्स आती हैं, फैट आता है, स्किन आती है, तो वैसे ही काम स्कल्पचर के लिए किया जाता है। लोहे अच्छा, का आर्मेचर बनता है, पहले लोहे का बनता है? पहले लोहे का अंदर वेल्डिंग से आर्मेचर बनाते हैं हम जिसको आप बोल रहे हो स्केलेटन तैयार करते हैं। हाँ, फिर उसके ऊपर रस्सियाँ-वस्सियाँ लगा के मिट्टी चढ़ाना, मिट्टी चढ़ा के पहले वो पूरा एक रूप देना। डिटेलिंग तो बहुत लास्ट का काम है। फिर आप उसमें बैठ के डिटेलिंग दो। पहले लोहे से बना के फिर उसपे मिट्टी हाँ, आती है पूरा। हाँ और डिटेलिंग भी मुझे आज तक मेरे को याद है मुझे कभी सैटिस्फैक्शन मिला ही नहीं। मुझे हमेशा लगता था मेरा काम अधूरा है। आज भी यूँ लगता है कि मेरा काम अधूरा है, पर वही है जल्दी-जल्दी लगाना होता है, तो लगता है कि हाँ, हो गया अब इसको लगाओ। लेकिन मुझे कभी पूरा सुकून नहीं मिला कि ये पूरा हो गया क्या? कभी मिल ही नहीं सकता आपको देखो। आर्टिस्ट कुछ ना कुछ ढूँढता रहता देखो है। नहीं मिल सकता आपको, आप लाख कोशिश कर लो क्योंकि आपने वो बनाया, आपको पता है उसमें क्या कमी है और वो आप कहाँ तक पूरी करोगे? तो बस यही जो सोच है ना, ये आर्टिस्ट को एक गहन आर्टिस्ट बना देती है कि ज़िंदा हाँ, रखती है आर्टिस्ट ज़िंदा को। रखती है उसको कि उसे हाँ पता रहता है कि मुझे कुछ हाँ, और करना है, इससे हुँ। ज़्यादा करना है। जिस दिन दिमाग में ये आ गया कि हाँ, मेरा काम बेस्ट है, उस दिन आपकी ग्रोथ ही रुक जाएगी और बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। परमात्मा से ऊपर तो कोई बेस्ट आर्टिस्ट है ही नहीं, आप उसका मुकाबला तो कर ही नहीं उसकी सकते। बनाई चीज़ों को देख के तो आप बना रहे हो। उसी कॉपी तो कर रहे हैं हम। हाँ, हम अपने आप को बोल देते हैं कि हम आर्टिस्ट हैं, पर देखा जाए तो हम कॉपी तो कर रहे हैं, हमने नया तो कुछ बनाया ही नहीं। हमने वही है जो हमने घोड़े के सींग तो निकाले ही नहीं। घोड़ा तो जैसे घोड़ा है वैसा ही है। गाय तो जैसी गाय है, गाय के सींग हटाए ही नहीं, पूँछ हटाई ही नहीं। अब कोशिश भी करी तो वो क्या बन गए? तो उससे बेटर तो कोई कलाकार हो ही नहीं सकता। और मेरा ये मानना है कि हम कलाकार नहीं हैं, हम सिर्फ़ ईश्वर की दी हुई चीज़ें हैं उसको कॉपी कर रहे हैं और जो हमें पसंद आ रही है वो हम कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें हमारा ही रूप देख के सामने खुशी होती है। हाँ,
होती है। होती हमें ऐसा लगता है हमारा ही कोई स्टैचू बना दे तो अच्छा लगता है, अच्छा ये हम हैं क्या? अरे हाँ यार, हम जैसा दिख रहा है ये। तो वो नेचुरली अच्छा लगता है। बाकी दिया हुआ तो सब उसी का ही है, उसी को ही तो कॉपी कर रहे हैं। अपने आप को आर्टिस्ट बोलना, शायद मैं ये गलती कभी नहीं करूँ। मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ एक भगवान का जो काम है, ये जो उसने सृष्टि रचाई है, प्रकृति है ये, वो उसी को ही पहले ही कॉपी तय कर। कर देता है किसको क्या करना है। हाँ, बस वही बना रही हूँ मैं, नया कुछ नहीं कर रही मैं। आपको आपकी बनाई हुई सबसे अच्छी मूर्ति कौन-सी लगती है कि हाँ, ये मेरे हिसाब से मेरी सबसे बेस्ट है? ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि मुझे ये सबसे अच्छा लगा। हाँ, ब्लू पॉटरी वाला काम जो था, वो मेरा मुझे बहुत अच्छा लगता जिस है, पे अवार्ड मिला था? जिस पे अवार्ड मिला था। उसमें एक्चुअली हुआ ये था कि 2 मैंने पीस निकाले। एक को मैंने ब्लैक एंड व्हाइट किया और एक कलरफुल है जिसके पेट पे मैंने एक बच्ची का फेस बनाया था। तब मैं ऑफ कोर्स घर से फाइट करके पढ़ने गई थी, तो उस वक़्त दिमाग में वो सोच चल रही थी। तो मुझे ये लगा कि एक लड़की के लिए जब वो जन्म ले, हमें नहीं पता होता कि हमारे वॉम्ब में क्या है, क्या है? और वो जब जन्म ले रही होती है तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत कलरफुल है, जैसा मैं सोचती थी। मैंने बहुत फ़ेयरी टेल्स देखी हैं, मैंने कहानियाँ बहुत पढ़ी हैं, और हमेशा ही आज भी मैं मोस्टली अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में रहती हूँ। तो लगता है कि ये ज़िंदगी बहुत आसान है, बहुत अच्छी है, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है ना सर। आप उस रियल ज़िंदगी में जब जाओगे, तो आप देखो कि एकदम से ब्लैक एंड व्हाइट लगता है। ऐसा लगता है जैसे आपका कोई नहीं है, आपको कोई समझने वाला ही नहीं है। आप तो बस एक कठपुतली हो, जो जैसा चलाएगा आपको वैसे चलना है। तो वो जब डिफ़रेंस मुझे समझ में आया ना, तब मैंने वो एक ब्लैक एंड व्हाइट बनाई और एक और एक कलरफुल बनाई, कलरफुल। और मुझे ऐसा लगता है कि वो उसमें मैं अपने आप को कहीं न कहीं देखती हूँ। तो वो मेरी सबसे बेस्ट है, और उसके बाद तो ऐसा लगता है जैसे अभी चल ही रहा है, अभी सुकून वाली चीज़ अभी मिली नहीं है मुझे, पर काम जारी है, कभी ना कभी तो मिलेगा सुकून। हाँ, वो हुँ, प्रैक्टिस तो चलती रहती है। हुँ, इसके अलावा आपने बहुत सारे अलग-अलग प्रोजेक्ट्स किए हैं हुँ। और आपकी बहुत सारे मंत्रियों से भी मुलाकात हुई है। तो हमने फ़ोटोज़ देखे हैं जैसे हाँ, हाँ। अर्जुन राम मेघवाल हो, नितिन गडकरी हो, हुँ, आपने द्रौपदी मुर्मू का भी वो बनाया था। जी। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मुलाकात किससे रही आपकी? देखिए व्यक्तिगत सब अपनी-अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं वो लोग, और होता ये है कि हमें जब कोई पद मिल जाता है तो हमें देखो थोड़ा उस पद का भी प्रेशर तो होता ही है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको उतना समय दे पाए, सब 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 बाध्य हैं, सरकार के हाथ में आते ही सब बाध्य हो जाते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग तो मेरी नितिन गडकरी जी से रही थी मुलाकात, और उनके साथ बातचीत करने पर एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी मंत्री से बात कर रही हूँ। बहुत ही साधारण व्यक्तित्व हैं वो, बहुत ईज़ी इंसान है वो, और सबसे अच्छी बात क्या है कि उनको पता है कि उनको क्या करना है। उनको मंत्री पद मिला हुआ है, लेकिन उनको एग्ज़ैक्टली पता है कि उनको देश के लिए क्या करना है। अच्छा काम करना है, दैट मीन्स अच्छा ही काम करना है। तो मैं मतलब एज़ अ पर्सन मैं उनके मैंने पाँव छुए थे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर विश्वकर्मा अगर आज के ज़माने में देखने को मिलते तो वो हैं। अच्छा, इतना अच्छा काम है उनका, वो देश को स्टैचू बदल बनाया था दिया। आपने वो सड़क वाला जिस पे वो बैठे हैं हाँ, इस तरीके का बिल्कुल, कुछ? बिल्कुल, स्टैच्यू बनाया था जिस पे सड़क पे उनको बैठा हुआ दिखाया, और यही कहना चाह रहे थे कि देखो सर आप यहाँ पर हो, आपने देश को बदल दिया है। तो बट वो स्टैच्यू उनको बहुत पसंद आया, और अच्छी बातचीत हुई, और एक कलाकार की कैसे रिस्पेक्ट करनी है ये उनको बहुत अच्छे से आता है। तो उनको भी लगता है क्योंकि कहीं न कहीं वो भी इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। आज वो अच्छा काम कर रहे हैं तभी तो हम सेफ हैं। आप देखिए ना छोटे-छोटे गाँव कनेक्ट हो गए हैं एक-दूसरे से। तो उनको लगता है कि आर्टिस्ट भी कुछ अच्छा कर सकता है। तो एज़ एन आर्टिस्ट, और उन्होंने मुझे वो सम्मान दिया। जैसा हमारी पहले ही बात हुई थी कि आर्टिस्ट को सबसे पहले सम्मान चाहिए। सम्मान चाहिए। पैसा उसके लिए मायने नहीं रखता। क्योंकि देखो पैसा तो उसके हाथ का मैल है। वो कुछ भी बनाएगा, कहते हैं ना कि पेंट लगता नहीं है ₹1000 का, लेकिन पेंटिंग्स बिक जाती हैं करोड़ों में। तो आर्टिस्ट के लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल नहीं है। इज़्ज़त कमानी बहुत मुश्किल है। आप सम्मान के हकदार हो, पैसे के नहीं हो। पैसा आ जाता है, पैसा कहीं नहीं जाता आपका। सम्मान पाना बहुत मुश्किल है। तो उनके साथ मुलाकात करके एहसास हुआ कि हाँ, मैं एक अच्छी कलाकार हूँ, और मुझे वो जो मिला, वो आज भी मुझे अपने आप में ज़िंदा रखता है। उसके बाद भी कभी मुलाकात हुई उनसे? मुलाकात हुई, और बहुत ही वैसे ही सरल रूप में मुलाकात हुई। कभी फ़ील ही नहीं आया कि वो कोई बहुत बड़े मंत्री हैं क्या। वैसे ही साधारण मिलना, वैसे ही साधारण बातचीत करना। तो हाँ, अच्छे इंसान हैं वो। अगर मैं ऐसे पूछूँ कि अभी आप मूर्तियाँ बनाते हैं, हुँ, हुँ। अगर आप मूर्तियाँ नहीं बना रहे होते, हुँ, तो आप हुँ। क्या होते?
इसके बारे में प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं मूर्तियाँ नहीं बना रही होती तो शायद मैं भी कहीं न कहीं उलझी हुई होती, कहीं न कहीं एक आम ज़िंदगी जी रही होती। पर अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। बचपन में एक ज्योतिष ने हाथ देख के बोला था कि इसका भाग्य बहुत अच्छा है। तो मेरी मम्मी ने एक बात बोली कि भाग्य अच्छा नहीं होता, भाग्य बनाना पड़ता है। बस वो बात दिमाग में घर कर गई। किस्मत बनानी पड़ती है, बनती नहीं है कुछ भी। आप रोटी क्या अपने आप थोड़ी बन जाती है, बनानी उसको पड़ती। बनानी पड़ती है। तो वैसे ही आपको मेहनत करनी पड़ती है। एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं ना कि आपका भाग्य अच्छा है, आपके सितारे अच्छे हैं। माना वो हैं अच्छे, लेकिन अगर आपने उन पे काम नहीं किया तो फिर वो कोई वैल्यू नहीं रखते। वो तो होता ही है कि कर्म के आधार पर कर्म ही। के आधार पे ही काम है। आप कर्म करते जाओ, आपको डेफ़िनेटली आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। द सीक्रेट एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें यही कहते हैं कि आप पॉजिटिव सोचो, तो वो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में वापस आएगा ही आएगा, विदाउट एनी डाउट। अगर जैसे आप सोचोगे ही नहीं, करोगे ही नहीं तो आपको कैसे मिलेगा? केवल बैठे-बैठे तो नहीं मिलेगा। बैठे-बैठे तो नहीं मिलेगा। आवाज़ तो देखो उठानी पड़ती है, बोलना तो पड़ता ही है। आम लोगों में देखने को मिलता है कि लॉयर का लड़का चाहता है कि वो लॉयर बने, हुँ, डॉक्टर का चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने। हुँ, तो आप चाहते हो कि आपका लड़का भी इसी लाइन में आए? नहीं। क्यों? जैसे मेरी माँ ने मेरे को पूरी छूट दी थी ना मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या बनना है, तो उन्होंने कहीं पे भी मुझे बाउंड नहीं किया, कहीं पे भी मुझे जंजीरें नहीं लगी। ऐसा लगा कि मैं एक आज़ाद पंछी हूँ, जहाँ जिस डाल पे बैठना चाहूँ मैं बैठ सकती हूँ। सेम ही चीज़ मेरे बेटे पर है। वो जो करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में करे। ये तो थ्री इडियट वाली बात हो गई। पता नहीं 3 इडियट है पर हकीकत यही कि है। उसको खुला छोड़ दो, वो जो भी खुला करना छोड़ चाहे। दो उसको, उसको खुला छोड़ दो, उसको डिसीज़न खुद लेने दो। देखो सर, हम अगर बात परिवारों की करें तो परिवार में शायद इतने राइट्स नहीं होते। आज भी हमारे डिसीज़न्स लोग ले रहे होते हैं। क्यों लेने हैं लोगों ने? मैं देखो बाहर रही हूँ, मैं 14-15 साल की, मुझे हॉस्टल में डाल दिया। मैंने मैंने लोगों को देखा है अपने डिसीज़न्स लेते हुए और आप जितना सामने वाले को छूट दोगे ना, वो उतना ही बेहतर करके दिखाएगा आपको। क्योंकि आप अगर किसी जानवर को ही सपोज़ अगर आप शेर को घर में पाल लोगे, तो वो कुत्ते से बदतर है उसकी बदतर है, ज़िंदगी। सही। और यही उसको जंगल में खुला छोड़ो फिर देखो आप शेर अपना रंग दिखाए बिना नहीं रहेगा। तो वैसे ही हम इंसान भी तो है ना, हमें पूरी छूट मिलनी चाहिए। अपनी सोच अभी तो देखो जैसे वो बच्चा है, मेरा बेटा है 12 साल का है, अभी तो उसको माँ की प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। लेकिन जैसे-जैसे वो हायर क्लास में जाएगा 8th, 9th, 10th में जाएगा, तो मुझे लगता है कि उसका इंटरेस्ट बिल्ड होगा और उसको पता लगने लग जाएगा कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है। तो जो उसको अच्छा लग रहा है, वो उसमें ज़्यादा घुसेगा और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको कितना ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अगर वो अपनी किसी चीज़ में अच्छा है, तो उसको क्यों प्रेशराइज़ करना है? उसे वही करने उसे देना वही चाहिए। करने दो। ज़रूरी थोड़ी है कि मैं अगर आर्टिस्ट हूँ, तो मेरा बेटा भी आर्टिस्ट बने। मुझे सर ये टिपिकल जो सोच है ना इसको बदलना है। वो जो ये मेरा शौक था आर्टिस्ट बनने का। ये मिट्टी में काम करना मेरी इच्छा है। ज़रूरी थोड़ी है उसको तो डस्ट ही पसंद नहीं है। अच्छा। अब सोचो मैं उसको कैसे स्कल्प्टर बना दूँ, जिसको डस्ट ही पसंद नहीं है। बट हाँ, उसको अपनी मम्मी पे बहुत प्राउड है। हाँ, वो बच्चों को हम पे प्राउड होना चाहिए, ना कि हम उनके लिए बर्डन बन जाएँ। मैं उसकी माँ हूँ, तो उसको अब माँ कम दोस्त ज़्यादा मिले, ना कि एक टिपिकल माँ मिल जाए कि ओहो! मैं फिर हमारा वो बेटा बर्डन हो जाता है वो उसे। बर्डन हो जाता है, रिश्ते बर्डन बन जाते हैं। जितना आप स्पेस दोगे रिश्ते के अंदर, जितना आप उसको फ़ैमिलियर रखोगे, वो उतना ही बेहतर करके दिखाएगा आपको। क्योंकि उसको पता चले उसको ठोकर खाने दो, गिरने दो उसको। चोट लगेगी तभी पता चलेगा ना कि हाँ, मैं गिरा था। नेक्स्ट टाइम वो सँभल के चलेगा और मैं उसको कहीं गिरने ही नहीं दूँ, उसके नी पैड ही लगा दूँ, तो उसको पता ही नहीं लगेगा चोट कब लगी। उसको और वो एहसास ही नहीं होगा दर्द का। रास्ते का पता ही नहीं रास्ते चलेगा। उसको पता ही नहीं है मैं कब गिरा, कब चोट लगी, मेरे तो नी पैड लगे हुए हैं, मेरे को तो डर ही नहीं लगता। पर चोट लगनी बहुत ज़रूरी है। तभी उसको दर्द का एहसास होगा, तभी वो मेडिसिन लेगा। ये मेरा एक छोटा-सा 1-2 बार कॉन्सेप्ट गिरता है। है तो वो अपने आप चलना सीख हाँ, जाता है। हाँ। अब उसको लगता है कि उसको यूट्यूबर बनना है तो मैं उसको अभी बच्चा है वो, तो जैसा देखेगा जैसा वैसा देखेगा करेगा। वैसा ही होगा। इंग्लिश गाने बहुत अच्छे गाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उसको सिंगर बना दूँगी। लेकिन हाँ, उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है अब। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 10 साल के बाद बच्चे पे ऑब्ज़र्वेशन रखो, ना कि उसको बाउंड करो। उसे आप समझाओ कि ये गलत है, ये सही है। उसके बाद भी वो कर रहा है, उसको करने दो। लेट हिम डू। गिरेगा, अपने आप सँभलेगा, समझ जाएगा। अपने आप वापस आ जाएगा। अंतिम प्रश्न आपके लिए ये रहेगा कि प्रतिभा या प्रशिक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? दोनों ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रतिभा तो आप लेके ही पैदा होते हो। वो इनबिल्ट ही होती है आपके अंदर और जो प्रशिक्षण है, उसमें आपको पता लगता है कि आपके अंदर क्या छिपा हुआ है।
अगर आपको उस प्रोसेस के अंदर पता लग जाता है कि आपके अंदर क्या हुनर छिपा हुआ है या क्या है, तो उसको प्रशिक्षण के साथ जोड़कर उसको बहुत अच्छा स्वरूप दे सकते हो आप। आप अगर आपको जैसे मेरी मम्मी ने किया, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है या मैं बहुत ज़्यादा उनकी बड़ाई नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बेस्ट मदर बन के रही हैं। एक बेस्ट मदर का जो अवार्ड होता है ना, मेरी तरफ से मैं उनको देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा हिडन टैलेंट पहचान लिया। अब अगर वो मुझे कोई कह दे कि अगर वो मुझे लॉ की डिग्री करने में घुसा देती, डॉक्टर बना देती या बीएड करवा देती मुझे या बैंक में बिठा देती, तो मैं क्या कर रही होती? सोचो आप। मैं तो एक ज़बरदस्ती की ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया, वो हिंट उनको मिल गया था, तो उन्होंने उसी को ही आगे कंटिन्यू रखा। फाइन आर्ट ही दिलाई हायर एजुकेशन में, फिर वैसे ही स्कूल में डाला, वैसे ही कॉलेज में डाला और उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। जो चाहिए था वो लाके दिया, चाहे कैसे भी लाके दिया हो। तो उन्होंने उसको बरकरार रखा तभी शायद आज वो मेरे पे प्राउड फ़ील करती है कि मेरी बेटी मेरा सम्मान है। सही है। और ये सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले। मेरे पापा ने कभी इंटरफेयर ही नहीं किया। उनको मम्मी पे पूरा विश्वास था कि ये जो करेगी ठीक करेगी। आज मेरे दोनों बहन-भाई फ़ॉरेन रहते हैं, तो वो डिसीज़न भी उनका ही था, क्योंकि उनको वो लाइफ़ चाहिए थी। तो जिसको जो चाहिए था मेरी मम्मी ने उनको वैसा ही दिया और उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है। सबको वो छोड़ दिया कि आप पहले खुद खुद तय बनाओ। करो और उसके उन्होंने बाद सोसाइटी को एक तरफ कर दिया, जो कह रहे थे वो उन्होंने इग्नोर किया। उनको भी बहुत कुछ सुनाया गया है, क्योंकि परिवार में किसी न परिवार। किसी के बच्चे कोई गवर्नमेंट जॉब लग रहा है, कोई प्राइवेट सेक्टर में अच्छा काम कर रहा है और मैं क्या कर रही थी? मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ़ पैसा लगा रही थी, क्योंकि इस फ़ील्ड में भी पैसा लगता है। मेटल कास्टिंग करेंगे तो आपका एक मान के चलो 10-15 हज़ार का एक स्टैच्यू तैयार होता है छोटा, ठीक है? तो मैं तो पैसा ही पैसा लगा रही थी, वो पैसा ला रहे थे। तो इस चीज़ का भी उन्होंने बहुत कुछ सुना, उनके ऊपर बर्डन तो था ही। पर नहीं, उन्होंने इग्नोर किया कि कोई नहीं, तू कर लेगी एक दिन। और जब मैंने स्टेशन वाला काम किया था, तो वो यहाँ थी ही नहीं, वो फ़ॉरेन गई हुई थी। अच्छा। और जब वो दिसंबर में वापस आईं और जब उनको वहाँ पे काम दिखाया, मैं ले जाके मैंने कहा, "ये देखो, ये मैंने काम किया है।" उस दिन वो रो पड़ी। उन्होंने कहा, "ये है मेरा अवार्ड तो। ये आज मुझे अवार्ड, रिवॉर्ड जो चाहिए था वो मिल गया।" और जब पीयूष गोयल जी ने उसको ट्वीट किया उस काम को, उस वक़्त वो रेलवे मंत्री थे, तो उन्होंने कहा अब मेरे को मिल गया जो मेरे को ये मिलना था। ये मेन अवार्ड था। ये मेरा अवार्ड है। अब मैं शांत हूँ। अब मैं अब जो मेरे को करना था तेरे लिए वो मैंने कर दिया। आज भी उनका पूरा सपोर्ट है। मुझे कहीं जाना होता है तो वो तुरंत आ जाती हैं कि कोई नहीं, बच्चे को मैं सँभाल लूँगी। तो उनके सपोर्ट के बिना तो नहीं कर पाती मैं। और अब शायद इतना एक्सपीरियंस आ गया है कि काम को कैसे करना है समझ में आ गया है। अब तो एक लंबा टाइम हो गया तो वो समझ में आ हाँ, जाता है लंबा धीरे-धीरे टाइम हो कि गया है। समझ में आ गया है कि किसको कैसे हैंडल करना है। अब आसान लगता है, मुश्किल नहीं लगता। वैसे तो वो मेरा अंतिम प्रश्न था। लेकिन एक मैं हाँ, आपसे और पूछना चाहूँगा हाँ, हाँ। कि अब आप क्या करना चाहते हो? आपकी गोल क्या है? कि ये कम से कम मुझे करना है या इस तरीके का काम करना है या ये मेरे दिमाग में है कि ये तो मुझे करना ही है? गोल तो मेरा दिमाग में है। एक्चुअली क्या है कि मैं जो है ना अपना स्टोरी क्रिएट आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। जहाँ पे कहानियाँ बनती हैं, जिसमें इंटरेस्ट पैदा होता है। और अब तो एज भी है और टाइम भी है, तो इसी फ़ील्ड को कंटिन्यू करूँगी और आगे हो सका तो जो स्कल्पचर्स को अवॉइड करते हैं स्टडी करने में, जैसे गर्ल्स को जल्दी से नहीं स्कल्पचर में एडमिशन दिलाते, पेंटिंग में दिला देते हैं, क्योंकि पेंटिंग तो इतना सा कमरा चाहिए, उसमें पेंट ब्रश लेके राइट। पेंटिंग बना रहे हो और आप सेल कर रहे हो अपना। लेकिन स्कल्पचर भी एक लड़की जो सोच के देखो, जो किसी का घर सँवार सकती है, क्या वो एक मूर्ति नहीं सँवार सकती? आसानी से एकदम आराम से। एकदम आसानी से, वो नए रिश्तों को हैंडल कर लेती है। तो वो जब वो वहाँ पर जाके सब चीज़ें नया बना सकती है, घर तैयार कर सकती है, किसी के पूरे वंश को आगे बढ़ा सकती है, तो क्या वो 2 मूर्ति नहीं बना सकती? उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये एक टारगेट है मेरा कि स्कल्पचर में लड़कियों को आगे लेके आना एक बड़ी बात है। वो सृजन की मूल ताकत तो ईश्वर ने हाँ, लड़कियों को ही दी है। हाँ, दी है। मातृशक्ति ऐसे ही तो थोड़ी बोल देते हैं। तो बस वो चीज़ उसको आगे लेकर आना है और अपना काम करना है। जब तक जी रहे हैं तब तक तो करेंगे और नहीं रहे तो कम से कम एक अच्छी ज़िंदगी लेकर जाएँगे। लोगों के दिल और दिमाग में एक छाप छोड़ कर जाएँगे। वो लोग तो देखेंगे ही लोग तो बनाया हुआ हो देखेंगे ना तो। कि हाँ, ये उन्होंने बनाया था। बस आर्टिस्ट के ज़्यादा वो किसी ज़्यादा झोल में पड़ता नहीं है।
सुकून भरी ज़िंदगी चाहिए, अपना काम करना है बस, अपने बच्चों का भविष्य उज्ज्वल करना है, चाहे वो जिस भी फ़ील्ड में जाए, उसको एक अच्छा जीवन देना है, ताकि जब वो बड़ा हो तो अपने पेरेंट्स पे प्राउड फ़ील कर सके। जैसे आज मैं बोल जैसे देती आप हूँ, हाँ, मम्मी की तो बात वैसे कर वो रहे भी हो, मेरे लिए बोले। बस इतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। आप ही हमारे यहाँ पधारे, आपने बहुत सारी बातें ऐसी बताई जो नए लोगों को सीखनी चाहिए। हुँ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद।